नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है MS189 और आज मैं आप सबका स्वागत करता हूं डी ट्रेड द वर्ल्ड में। आज से हम एक नए सीरीज की शुरुआत करने जा रहे हैं। इसका नाम है बेसिक्स ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। ये एक क्रैश कोर्स होने वाला है। इस कोर्स पे मैं आपको कुछ वीडियोस में पूरी टेक्निकल एनालिसिस का बेसिस बताऊंगा। कौन कौन से चार्ट होते हैं ये बताऊंगा, वो चार्ट कब कब इस्तेमाल करने चाहिए ये बताऊंगा, हर चार्ट इंपॉर्टेंट होता है मैं आपको ये भी समझाऊंगा और किस चार्ट को कब इस्तेमाल करते हैं मैं आपको ये भी बताऊंगा। तो एक बार हम जल्दी से ये जान लेते हैं कि एक चार्ट में हमें क्या क्या दिखता है या हमें क्या क्या ढूंढना चाहिए। वॉट टू लुक फॉर इन अ चार्ट। एक चार्ट में हमें क्या क्या दिखता है या हमें क्या क्या देखना चाहिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है प्राइस। कहाँ खुला, कहाँ बंद हुआ, उस टाइम पीरियड में उसने सबसे ज्यादा हाई क्या बनाया, सबसे ज्यादा लो क्या बनाया। ये चार चीजें हैं जो एक कैंडलस्टिक आपको दिखाता है। पर ये चार चीजें ही बस नहीं होती, एक चार्ट में आपको और भी बहुत सारी चीजें दिखती हैं, वो हमें स्पॉट करना आना चाहिए। तो एक बार मैं जल्दी से आपको ये कैंडलस्टिक का एक बात बता दूं। कैंडलस्टिक हम पूरी डिटेल में आगे पढ़ने वाले हैं, लेकिन ये इन चार चीजों को दिखाने के लिए मैं आपको एक चीज बताऊं। ये जो दिन है, ये दिन आप देख सकते हैं 28 अगस्त, यानी कि ये फ्राइडे का दिन है। इसलिए फ्राइडे का दिन है। हम ये वीडियो 30 अगस्त को शूट कर रहे हैं और आज द ग्रेट वॉरेन बफेट का बर्थडे भी है। तो ये है 28 तारीख का कैंडल। तो ये चार चीजें हमें, ये चारों चीजें ये कैंडल हमें बता रहा है। ओपनिंग प्राइस ये है जहां से कैंडल शुरू हुआ। ये HDFC बैंक का चार्ट है जो कि है 1111, 4 बार 1। ओह वेरी गुड। और इसका क्लोजिंग प्राइस है 1114, यानी कि 1114 रुपए, यानी कि ये सिर्फ 4 रुपए ऊपर बंद हुआ। लेकिन इसमें वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा थी, यानी कि ये ऊपर भी काफी गया और नीचे भी काफी गया। ये देखिए, ये जो विक है, इसने इसका टॉप बनाया है 1125, लगभग लगभग वही होगा 1125, और इसका बॉटम बनाया है 1094। 11 रुपए खुलने के बाद ये 21 रुपए नीचे आया था। ये कैंडलस्टिक हमें चारों इंफॉर्मेशन दे रहा है। पर सिर्फ यही इंफॉर्मेशन नहीं होती जो कैंडलस्टिक हमें प्रोवाइड करती है, या कोई भी चार्ट में जो हमें देखना चाहिए। कैंडलस्टिक हम बेसिक चार्ट इसलिए ले रहे हैं क्योंकि कैंडलस्टिक सबसे ज्यादा यूज होती है, और मैं आपको बताने वाला हूं कैंडलस्टिक्स कैसे आगे जाके ऑब्सोलीट होने वाली है। लोग कैंडलस्टिक नहीं देखेंगे मेरी वीडियोस के बाद। मैं आपको इससे भी अच्छा पैटर्न्स बताऊंगा कैंडलस्टिक में ही, इससे अच्छी चार्ट्स आपको बताने वाला हूं। हमारा जो अगला चीज है जो हम देखते हैं चार्ट्स में, वो है, हमारी अगली चीज जो हम चार्ट्स में देखते हैं वो है गैप्स। तो अब मैं आपको बताता हूं गैप्स क्या होते हैं। गैप्स, ये जो खाली स्थान है, ये जो खाली जगह है, इनको गैप्स कहा जाता है। गैप का बेसिक मतलब यह है कि अगर ओपनिंग क्लोजिंग प्राइस से अगले दिन का ओपनिंग प्राइस में जो डिफरेंस होता है उसको गैप कहते हैं। जब ये डिफरेंस बहुत ज्यादा होता है तो उस गैप का कुछ मतलब होता है, उस गैप की कुछ सिग्निफिकेंस होती है। हम इस गैप थ्योरी को भी समझेंगे। इस गैप का क्या मतलब है, देखिए, अगर प्राइस यहां है और उसके ऊपर अगले दिन प्राइस खुलता है तो उसको गैप अप कहा जाता है। और अगर प्राइस यहां है, यानी कि अगले दिन की क्लोजिंग पहले वाली क्लोजिंग से नीचे होती है, तो उसको गैप डाउन कहा जाता है। गैप सिर्फ दो तरह के होते हैं, गैप अप, गैप डाउन। और गैप चार्ट में कहां आया उससे बहुत प्राइस पे इन्फ्लेक्ट पड़ता है। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं, मेरे आंखों के सामने है इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। ये जो पैटर्न है इसको बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न कहा जाता है। अगले दिन एक गैप अप हुआ, तो आप देखिए उसके बाद बहुत अच्छा प्राइस मूवमेंट आया HDFC बैंक में। तो अगर एक प्राइस पैटर्न के बाद गैप होता है, मिलता है, तो अगले आने वाले दिनों में या उसी दिन आपको बहुत अच्छा मूव देखने को मिलता है। इस गैप थ्योरी को हम पूरे डिटेल में आगे जानने वाले हैं, लेकिन अभी के लिए मैंने आपको बता दिया कि गैप्स क्या होते हैं और गैप्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं एक चार्ट में। तो एक चार्ट जो आपको गैप दिखाए वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। तो गैप्स जरूर दिखने चाहिए आपको चार्ट में। कुछ चार्ट्स ऐसे भी होते हैं जिसमें आपको गैप नहीं मिलते, वो चार्ट मैं आपको आगे दिखाने वाला हूं। लेकिन गैप्स दिखने चाहिए आपको चार्ट में। आपको पता होना चाहिए कब गैप अप गैप डाउन हुआ था मार्केट। अगली चीज जो आपका चार्ट आपको दिखाना चाहिए वो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अब ये सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है?
सपोर्ट रेजिस्टेंस बेसिकली वो होता है, चार्ट्स पे कुछ लेवल्स या कुछ रीजन्स ऐसे होते हैं जहां से प्राइस बार बार रिफ्लेक्ट करता है, जहां से प्राइस ऊपर जाने में या नीचे जाने में थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक होता है। आइए मैं आपको डिटेल में एक बार बताऊं तो आप शायद ज्यादा इस चीज को समझ पाएंगे। तो मैं आपको दिखा रहा था कि सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ देखा जाता है और उसकी सिग्निफिकेंस क्या है। अब जैसे प्राइस बार बार यहाँ आके अटक रहा है, इस रीजन में काफी दिन से प्राइस है, ये तकरीबन तकरीबन 1 महीना है जो यहाँ पर प्राइस रुका था। तो ये एक बहुत तकड़ा रेजिस्टेंस बन जाएगा। प्राइस यहाँ से ऊपर नहीं जा पा रहा तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बन गया। तो जब एक बार आप देखिए यहाँ पर प्राइस ने इसको तोड़ा, एक बार इसको तोड़ा तो अगली बार इसी रीजन पे प्राइस ने सपोर्ट लिया। तो इसका बेसिक मतलब क्या हुआ कि ये जो इतनी टाइम यहाँ पे एचडीएफसी बैंक ने बिताया था अराउंड 900 एंड 950 के लेवल पे, इतना जो टाइम इसने यहाँ पे बिताया था, यानी कि यहाँ पे काफी सारे बायर और सेलर एक्यूमुलेट हो चुके हैं। यहाँ पर काफी सारे बायर्स भी हैं और सेलर्स भी हैं। तो सेलर्स यहां से प्राइस को ऊपर नहीं जाने दे रहे, यानी कि बायर में यहां पर इतनी ताकत नहीं थी कि वो प्राइस यहां से ऊपर ले जा सके। तो अगली बार जब प्राइस यहां पे टूटा, जब प्राइस यहां से टूटा तो अगली बार यही रीजन एक सपोर्ट की तरह काम आया। एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों ही ये लेवल है, ये जो रीजन है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल है। तो प्राइस को प्रोजेक्ट करने के लिए देखा जाता है कि प्राइस कहां तक जा सकता है या प्राइस कहां पर सपोर्ट लेगा। इसके लिए सपोर्ट रेजिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मेरी वीडियोस लगातार देख पा रहे हैं, हमने कुछ दिन पहले बैंक निफ्टी में एक रेजिस्टेंस ब्रेक की प्रिडिक्शन की थी और पिछले 2 दिनों में वो प्रिडिक्शन सही साबित हुई। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस जब टूटता है तो उसके बाद एक बड़ा मूव प्रिडिक्ट किया जाता है प्राइस में। सपोर्ट रेजिस्टेंस हम बहुत डेप्थ में अभी आगे जाने वाले हैं, लेकिन मैंने आपको एक क्रैश कोर्स के लिए एक बेसिक इंफॉर्मेशन देने के लिए मैंने आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस अभी थोड़ा सा समझा दिया और लकीली हमें एचडीएफसी बैंक में ही सपोर्ट रेजिस्टेंस का एक बहुत अच्छा एग्जांपल मिल गया। आगे बढ़ते हुए मैं आपको बताता हूँ ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हमें एक चार्ट में देखनी चाहिए। अगली चीज जो हमें चार्ट में अपने देखनी चाहिए वो होते हैं पैटर्न्स। अब ये पैटर्न क्या होता है, दो तरीके के पैटर्न्स हम देखते हैं, एक कैंडलस्टिक पैटर्न्स और एक होते हैं चार्ट पैटर्न्स। चार्ट पैटर्न्स क्या होते हैं, जैसे डबल टॉप हो गया, ट्रिपल टॉप हो गया, डबल बॉटम हो गया, हेड एंड शोल्डर हो गया, फ्लैग पैटर्न हो गया, पेनेट पैटर्न हो गया। तो ये सारे पैटर्न्स हम देखने वाले हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि ये साइकोलॉजी से जुड़े हुए हैं। ये पैटर्न्स सालों से चलते आ रहे हैं और ये साइकोलॉजी से जुड़े हुए हैं लोगों की। इन पैटर्न्स की अकरेंस के बाद एक बहुत अच्छा मूव देखा जाता है मार्केट में। अब ये जो टेक्निकल एनालिसिस है इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे कि टेक्निकल एनालिसिस आपको कब करनी चाहिए और कब नहीं करनी चाहिए। इसकी भी अपनी एक लिमिटेशंस होती हैं, उन लिमिटेशंस को रिस्पेक्ट करना चाहिए और हर टाइम कोई ट्रेड ढूंढने के लिए, कोई इन्वेस्टमेंट ढूंढने के लिए किसी को अर्ज नहीं करना चाहिए। मेरे हिसाब से एक चार्ट आपसे बातें करता है अगर आप उसको रोज देखेंगे तो, लेकिन अगर आप वंस इन अ ब्लू मून उसको देखेंगे तो वो आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देगा। तो मेरा आपसे ये आग्रह होगा, ये जो पैटर्न्स हैं, ये जो सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइंस हैं, ये जो गैप्स हैं, हर गैप इंपॉर्टेंट नहीं होता, लेकिन जो इंपॉर्टेंट गैप है अगर वो आपको सही टाइम पे दिख गया और उस पे आपने ट्रेड ले लिया तो वो एक गैप आपके पूरे महीने का एवरेज सुधार सकता है। अब आगे बढ़ते हुए हम चार्ट्स की बात करते हैं, क्योंकि प्लॉटिंग, चार्ट की प्लॉटिंग क्या होती है, कौन कौन से चार्ट होते हैं, उनके लिए क्या क्या प्लॉटिंग इंपॉर्टेंट होती है। मैंने आपको पहले बताया था हर चार्ट इंपॉर्टेंट होता है अगर आपको पता हो कि वो कब यूज करना है और उसको कैसे यूज करना है। अगर कोई चार्ट है और आज तक चल रहा है पिछले 50 सालों से, तो हम उसको वेस्ट नहीं समझ सकते। उसका बेसिक मतलब यह है कि हमें वो चार्ट यूज करना नहीं आता। तो हम पहले देखते हैं कौन कौन से चार्ट्स होते हैं, उनकी क्या क्या क्वालिटीज होती हैं, इन डेप्थ में जाएंगे उनके। तो कौन कौन से चार्ट्स अवेलेबल होते हैं, तो ये है वो लिस्ट जो चार्ट्स हम डिस्कस करने वाले हैं आने वाली सीरीज में। तो सबसे पहले है लाइन चार्ट। ये देखिए मैं आपको बताऊं, सबसे पहले है लाइन चार्ट। ये जब आप देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा ये सबसे बोरिंग चार्ट है, इससे हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलेगी, लेकिन मैं इसी वीडियो में आपको लाइन चार्ट की इंपॉर्टेंस बताऊंगा और शायद
इस वीडियो के बाद आप लाइन चार्ट को प्यार करने लगे। लाइन चार्ट बहुत बेहतरीन चार्ट है। हम थोड़ी सी देर में इसको डिस्कस करने वाले हैं। हमारे अगले टाइप के चार्ट्स आ जाते हैं कैंडल चार्ट्स। एक कैंडलस्टिक चार्ट्स जो अभी आप यहां पर देख रहे हैं एचडीएफसी बैंक का, एक हॉलो कैंडल्स चार्ट। इन्हीं कैंडल्स में से कुछ कैंडल्स हॉलो होती हैं और कुछ सॉलिड होती हैं। उनकी क्या सिग्निफिकेंस है और वो कैंडलस्टिक से कैसे एक स्टेप अहेड है, हम वो डिस्कस करने वाले हैं। और हमारे सबसे नई कैंडलस्टिक्स वॉल्यूम हॉलो कैंडलस्टिक्स। हॉलो कैंडलस्टिक से भी एक स्टेप आगे वॉल्यूम हॉलो कैंडलस्टिक्स हैं। ये इन्हीं कैंडल्स में वॉल्यूम भी ऐड कर देती हैं। तो जिस कैंडल में बहुत ज्यादा वॉल्यूम होता है उसकी बॉडी थोड़ी सी वाइड हो जाती है। बेसिकली हम उसको भी आगे डिस्कस करेंगे। और उसके बाद है हाइकानाशी चार्ट्स। ये भी कैंडल्स ही होती हैं, लेकिन इनका फॉर्मेशन अलग होता है, इनकी कैलकुलेशन अलग होती है कैंडलस्टिक्स बनने की। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए हाइकानाशी काफी यूज होती है। और हमारी अगली टाइप ऑफ कैंडल्स हैं रैंको, लाइन बार, कैंगडी एंड पॉइंट एंड फिगर्स। इन कैंडलस्टिक्स में टाइम की कोई तवज्जो नहीं होती। बहुत यूनिक टाइप ऑफ चार्ट्स होते हैं, इसमें टाइम का कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता। तो अगर आप देखें ये डेली कैंडल है, इसी चार्ट का आपको 5 मिनट चार्ट भी मिल जाएगा, 15 मिनट चार्ट भी मिल जाएगा, 30 मिनट 40 मिनट कोई भी चार्ट मिल जाएगा। लेकिन ये जो रैंको, लाइन ब्रेक, कांगरी एंड पॉइंट एंड फिगर्स चार्ट्स होते हैं, इनका कोई टाइम फ्रेम नहीं होता। ये प्राइस से मूव करते हैं, इसलिए इनको बहुत बड़े इन्वेस्टर यूज करते हैं और स्विंग ट्रेडर्स यूज करते हैं। हाइकानाशी, रैंको, लाइन बार, कांगड़ी एंड पॉइंट एंड फिगर चार्ट्स बेसिकली स्विंग ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए यूज होती है। हम थोड़े से ट्रेडिंग में ज्यादा कंसंट्रेट करते हैं, इसलिए कैंडल्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब और टाइम ना वेस्ट करते हुए हम सीधे सीधे मुद्दे पे आते हैं। आज हम एक लाइन चार्ट को डिस्कस करने वाले हैं, कैसे बनता है, क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है और ये कैसे मुझे सबसे बढ़िया लगता है। आज का दिन 30 अगस्त का है। हम एचडीएफसी बैंक का चार्ट अभी अपने सामने देख रहे हैं। तो हम एक काम करते हैं, हम इसको इस साल के चार्ट पूरा एक साथ देखते हैं। यानी कि 1 जनवरी, यस ये हो गया 1 जनवरी। मैं इसको लाइन चार्ट पे मूव करने वाला हूं। तो ये रहा, मैंने इसको लाइन चार्ट पे सेट कर दिया। तो अब आप देखिए, ये लाइन चार्ट आपको सिर्फ एक चीज दिखा रहा है, क्लोजिंग प्राइस। ये बनता कैसे है, हर दिन का, ये डेली चार्ट है इसलिए मैं आपको बता रहा हूं दिन के हिसाब से। हर दिन का क्लोजिंग प्राइस को इस चार्ट पे प्लॉट कर दिया जाता है और उन लाइंस को जोड़ जोड़ के ये चार्ट डेवलप हो गया। मैं आपको एक एग्जांपल दूं, सपोज करिए इस दिन प्राइस यहां बंद हुआ, फिर अगले दिन प्राइस यहां बंद हुआ, फिर यहां बंद हुआ, फिर यहां बंद हुआ, और उसके बाद यहां बंद हुआ, फिर यहां बंद हुआ। तो ये चार्ट कैसे प्लॉट करेगा आपको, ये देखिए, ये इस कैंडल को जोड़ देगा, फिर इस कैंडल को जोड़ेगा, फिर इस कैंडल को जोड़ेगा, इसको जोड़ेगा और इसको जोड़ेगा। ऐसे एक लाइन चार्ट बन जाएगा, यानी कि हर दिन का क्लोजिंग प्राइस है ये। ऐसे लाइन चार्ट बनता है। अब इस चार्ट से आपको क्या दिख रहा है, अगर आप एक ट्रेडर की नजर से देखेंगे तो आपको सब दिखेगा। ये मुझे इसलिए दिख रहा है शायद क्योंकि मैं इन चार्ट्स को रोज देखता हूं और मेरे पास, मेरी आंखें ट्रेंड है, मेरी आंखें और मेरा दिमाग ट्रेंड है इन चार्ट्स को देखने के लिए। इसीलिए मुझे इस चार्ट पे दो चीजें दिख रही हैं। सबसे पहले एक पैटर्न दिख रहा है मुझे, जो शायद आपने सुना हो शायद ना सुना हो, लेकिन मैं आपके सामने उसको रख रहा हूं। अब हम इसको आगे डिस्कस करने वाले हैं। ये मुझे क्लियर कट एक कप विद हैंडल दिख रहा है, सीधा सीधा। ये देखिए, ये कप विद हैंडल दिख रहा है मुझे। जब इसका ब्रेकआउट आता है तो इसका जो ये डेप्थ है, इसका अगला टारगेट हो जाता है। तो यहां से अगला टारगेट आप इतना ऊपर लगा लीजिए, ये 1200 के करीब का टारगेट है। एचडीएफसी बैंक में हमें पता है ये टारगेट कभी ना कभी जरूर आना है, ठीक है। तो अब ये टाइम बाउंडेशन नहीं है, कब आएगा ये आपको इससे नहीं पता लगेगा, लेकिन ये है कि हाँ इसने एक कप विद हैंडल तोड़ा है, और अगर ये इसको ब्रेक कर देता है तो ये पैटर्न फेल हो गया। सीधा सीधा सिंपल सिंपल ये हमारे एनालॉजी है इस चीज की। तो अब हमें ये और क्या दिखा सकता है, ये हमें रेजिस्टेंस भी दिखा सकता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस भी दिखा सकता है हमें, पर इस चार्ट पे हमें वो दिख नहीं रहा। सपोर्ट रेजिस्टेंस के लिए हम बेसिकली कैंडलस्टिक्स यूज करते हैं। तो अभी मैं लाइन चार्ट की बात कर रहा हूं, तो मैं अब आपको कंपैरिजन दिखाता हूं। कंपैरिजन करने के लिए लाइन चार्ट
इज द ओनली चार्ट, सिर्फ लाइन चार्ट यूज होते हैं। अगर दो स्क्रिप्ट को मुझे कंपेयर करना है, दो इंडाइसेस को कंपेयर करना है, निफ्टी बैंक निफ्टी को कंपेयर करना है, सारे बैंकिंग स्टॉक्स को एक साथ कंपेयर करना है, तो वो कैसे किया जाता है हम आज वो सीखेंगे। इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंफॉर्मेटिव है, और अगर अभी तक आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं समझता हूं कि आप मेरे कंटेंट में इंटरेस्टेड हैं, तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और हम आगे आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन शेयर करने वाले हैं। तो दोबारा इस वीडियो पे आते हैं। एचडीएफसी बैंक, मेरे कुछ क्लाइंट्स ने मेरे से फ्राइडे को पूछा कि एचडीएफसी बैंक क्यों नहीं चला, जब बैंक निफ्टी में इतनी जबरदस्त तेजी हुई तो एचडीएफसी बैंक क्यों नहीं चला। तो सवाल तो बहुत अच्छा था, लेकिन उसका आंसर मुझे दिया लाइन चार्ट्स ने। अब मैं क्या करने वाला हूं, मैं बैंक निफ्टी के मेजर कंपोनेंट्स को आपस में कंपेयर करने वाला हूं। एचडीएफसी बैंक है, हमारा अगला कंपोनेंट है आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक हमने कंपेयर किया तो ये देखिए, ये दो चार्ट साइड बाय साइड लग गए, ये सेम है, 1 जनवरी से आपस में एक दूसरे का कंपैरिजन हो रहा है। तो आप देखें, जो एचडीएफसी बैंक है अभी भी अपनी जनवरी 1 की क्लोजिंग से 12%, 12.99 यानी कि 13% डाउन है, और वही आईसीआईसीआई बैंक अभी भी 23% डाउन है। फ्राइडे को आईसीआईसीआई बैंक ने बहुत जबरदस्त मूव दिया था, लेकिन उसके बाद भी ये अभी भी 23 से 24% डाउन है अपने 1 जनवरी की क्लोजिंग से, तो बहुत डाउन है। और एक और फैक्ट, जब बॉटम बना दोनों का, यानी कि 23 मार्च को जो बॉटम बना है मार्केट का, उसमें एचडीएफसी बैंक सिर्फ गिरा था 40%, वहीं आईसीआईसीआई बैंक बना था अराउंड 47-48% डाउन हो गया था अपने जनवरी की क्लोजिंग से, जनवरी 1 की क्लोजिंग से। ये देखिए, मैंने आपको बताया था ये सपोर्ट रेजिस्टेंस दिखाता है, ये देखिए यहाँ पे इसने सपोर्ट दिखाया, 2 बार यहीं पे प्राइस मैच करा। इसलिए तो चलो, ये तो हमें समझ में आया कि एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक में ज्यादा चला तो आईसीआईसी चला, और आगे भी आईसीआईसीआई एचडीएफसी से ज्यादा चलेगा। क्यों? क्योंकि ये गिरा ज्यादा है। हम कोई फंडामेंटली नहीं गिरे थे, ये जो कोविड का फॉल आया था ये एक फंडामेंटल फॉल नहीं था, ये एक मार्केट सेंटिमेंट फॉल था, पूरी मार्केट एक साथ गिरी थी। कोई इंडिविजुअल स्टॉक अपने रिजल्ट्स के चक्कर में या अपने मैनेजमेंट के चक्कर में नहीं गिरा था। आगे चार्ट्स को कंपेयर करते हुए, आगे हमारा चार्ट है एक्सिस बैंक। ये देखिए, ये ऑरेंज वाली लाइन एक्सिस बैंक की लाइन है। एक्सिस बैंक इन दोनों बैंक से भी ज्यादा गिरा था, एक्सिस बैंक गिर गया था 60%। तो देखिए, एक्सिस बैंक जब गिरा 60% था, तो अब जो ये मूव आया है एक्सिस बैंक में फ्राइडे को, जब भी मूव आएगा तो एक्सिस बैंक में ज्यादा मूव आएगा, ये बात क्लियर कट साबित हो रही है। तो क्या ये जस्टिफाइड नहीं है कि एक्सिस बैंक ज्यादा बढ़ेगा एचडीएफसी बैंक से, या एचडीएफसी बैंक थोड़ा सा होल्ड करेगा अभी, ताकि सारे बैंक एक साथ एक पेज पे आ जाएं, कहीं ना कहीं थोड़ा सा तो साइड बाय साइड कंपैरिजन होगा ही, ऊपर नीचे होंगे, लेकिन लगभग लगभग एक पेज पे तो आ जाएं। अभी भी फ्राइडे की क्लोजिंग के बाद एक्सिस बैंक 32% डाउन है जनवरी की क्लोजिंग से। एक और चार्ट को कंपेयर करते हैं, इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक हमने कंपेयर किया, आप देखें इंडसइंड बैंक गिरना भी काफी शुरू हो गया था, काफी पहले शुरू हो गया था गिरना, जनवरी से गिरना शुरू हो गया था। ये सिर्फ कोविड के चक्कर में नहीं गिरा, कोविड से पहले भी काफी गिर चुका था ये, और उसके बाद जो मूव आई है वो भी मेरे ख्याल से जस्टिफाइड है। और 55%, आज भी 55% डाउन है इंडसइंड बैंक। तो ये सारे मूव जस्टिफाइड हो रहे हैं। फ्राइडे को इंडसइंड बैंक सबसे ज्यादा चला था इन बैंक्स में से। आइए एसबीआई को भी लगे हाथों कंपेयर कर लेते हैं। ये देखिए, एसबीआई और एक्सिस बैंक लगभग लगभग एक ही डायरेक्शन में है। तो मैंने आपको ये लाइन चार्ट से कितने इजीली कंपेयर कर दिया कि कौन सा स्टॉक आगे चल सकता है और कौन सा स्टॉक आपको स्विच कर लेना चाहिए था। सपोज करिए आपके पास एचडीएफसी बैंक है 23 मार्च को, तो क्या एक लॉजिकल स्टेप ये होता कि आप एक्सिस बैंक में उन्हें कन्वर्ट कर लें, क्योंकि एक्सिस बैंक ज्यादा गिरा था, एक्सिस बैंक की ज्यादा वैल्यू के आप शेयर खरीद पाते, और
जब ये कंपेरेबल आएंगे, जब ये सब नॉर्मल हो जाएगा, तो एक्सिस बैंक भी कहीं ना कहीं उन्हीं लेवल्स पे दोबारा वापस आएगा। या आप ज्यादा रिस्क ना लेना चाहें तो एक्सिस से एक और अच्छा बैंक ले लीजिए, आईसीआईसीआई में कन्वर्ट कर लीजिए, जब आपको पता है आईसीआईसीआई एचडीएफसी से ज्यादा गिरा है। तो ये सारे कंपैरिजंस बहुत आसानी से हो जाते हैं। आइए थोड़ा सा और कंपेयर करते हैं। इस चार्ट को पहले मैं क्लियर करता हूं, फिर मैं आपको और थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देता हूं लाइन चार्ट्स के बारे में। ये है निफ्टी का डेली चार्ट, लाइन बार वाला लाइन चार्ट, डेली डेली बेसिस पे। ये हम जो रोज एनालिसिस करते हैं, ये उसका एक डाटा पॉइंट है। ये मैं इसको डिलीट नहीं करना चाह रहा, ये आगे हमारे लिए बहुत यूजफुल होगा। लेकिन हम इसको कंपेयर करते हैं बाकी इंडाइसेस से। तो निफ्टी का बेसिक बेसिक कंपैरिजन हो रहा है बैंक निफ्टी से। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों एक साथ गिरे, दोनों लगभग लगभग सिमिलर गिरते हैं, लेकिन 23 मार्च को अपने बॉटम पे निफ्टी 38% डाउन हो चुका था। ये अभी भी मेरे ख्याल से हम जनवरी की क्लोजिंग से ही है। और बैंक निफ्टी डाउन हो चुकी थी 48 पॉइंट। जी हाँ, हम 1 जनवरी से ही अभी भी कैलकुलेट कर रहे हैं। तो अभी आप देखिए जो निफ्टी है वो सिर्फ 4.4% डाउन है अपने हाई से, या अपनी जनवरी की क्लोजिंग से। और बैंक निफ्टी अभी भी 23 पॉइंट डाउन है। तो ये जो अभी हम कुछ दिनों से देख रहे हैं कि निफ्टी स्टैग्नेंट है और बैंक निफ्टी भाग रहा है, ये इसलिए भाग रहा है क्योंकि जब नॉर्मल होगा तो दोनों एक ही पॉइंट पे दोबारा वापस आएंगे। बैंक निफ्टी में अभी भी बहुत अच्छा मूव आ सकता है निफ्टी के कंपैरिजन में। एक और चार्ट को इनके साथ भेड़ते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें पता लगे। द माइटी रिलायंस। ये अभी भी जनवरी से ही कंपेयर कर रहे हैं हम, फॉल नहीं है, फॉल से कंपेयर नहीं कर रहे, 23 मार्च के, जनवरी से कंपेयर कर रहे हैं। उसके बाद भी रिलायंस ने 41% का रिटर्न दिया है आपको। जनवरी की क्लोजिंग है, ये कोविड वाली क्लोजिंग नहीं है, माइंड यू। तो जनवरी की क्लोजिंग से अभी भी, जहां से निफ्टी 5% डाउन है, जहां से आपका बैंक निफ्टी 23% डाउन है, 23-24% डाउन है, तो रिलायंस ने वहीं पर 41% के आपको रिटर्न दिए हैं। तो इस कंपैरिजन से आप एक बात क्लियरली जान गए हैं, ये जो रैली है निफ्टी में, इसको कामयाब बनाने में रिलायंस ने ही सबसे बड़ा योगदान दिया है। बिना रिलायंस के ये रैली पॉसिबल नहीं थी। और रिलायंस में भी कोई बबल नहीं है, रिलायंस अपने फंडामेंटल्स के हिसाब से बड़ा है। तो जो लोग समझ रहे हैं कि ये रैली एक बबल है, बहुत बड़ा बबल है, मैं उनको बताना चाहूं, अगर आप इस रैली के स्टॉक्स उठा के देखें कि क्या बढ़ रहा है और क्यों बढ़ रहा है, तो आपको समझ में आएगा कि ये रैली कितनी जस्टिफाइड है। कुछ लोग तो इसे सबसे अच्छी रैली बता रहे हैं अपने पूरे लाइफ टाइम की। बहुत लॉजिकल स्टॉक्स बढ़ रहे हैं और लॉजिकली बढ़ रहे हैं। फार्मा, आइए फार्मा भी कंपेयर करें। ये देखिए, फार्मा ने भी कहीं ना कहीं रिलायंस की तरह ही आपको रिटर्न दिए हैं। ये हम कंपेयर कर रहे हैं जनवरी से, जनवरी 1 से। तो फार्मा अगर आप देखें, मैं आपको फार्मा का लॉन्ग टर्म चार्ट दिखाऊं तो आपको पता लगेगा फार्मा कितने टाइम से अंडर वैल्यू है, कितने टाइम से फार्मा नहीं चला। तो अगर पेंडेमिक में फार्मा चलता है तो क्या ये गलत है? मेरे ख्याल से नहीं। जो चीजें नहीं चली वो दोबारा चलती हैं, कभी ना कभी तो चलती हैं। तो आप इसको अनजस्टिफाइड नहीं कह सकते। फार्मा बहुत वैलिड रीजंस के चक्कर में चला है। तो ये जो येलो वाली लाइन है, ये है नेक्स्ट मिड कैप 50 निफ्टी के। तो इसने बहुत अच्छा रिटर्न तो नहीं दिया है अगर आप रिलायंस और फार्मा से इसको कंपेयर करें, लेकिन अभी भी 2.5%, और ये जनवरी की क्लोजिंग है उससे दिया है। तो इसको भी आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। इस सब से एक चीज बहुत क्लियर कट मुझे सामने दिख रही है कि बैंक निफ्टी में अभी बहुत जबरदस्त मूव आनी बची है। अब इसका मतलब ये नहीं, बिल्कुल नहीं है कि मैं सितंबर रैली के लिए बैंक निफ्टी आपको अगले दिन बाय करने को बोल रहा हूं, नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब है कि अगर आपके पास कोई पोजीशन है या आपके पास कोई स्टॉक है, तो आप सिर्फ उसको इसलिए मत बेच दीजिए कि आपका स्टॉक 2 दिन में 5%, 10% बढ़ गया है। वो इसलिए बढ़ा है क्योंकि जब वो गिरा था, वो गिरा भी इसी दर पे था। अगर आपके पास कोई पोजीशन है तो बैंक निफ्टी में आप बने रहिए। और अगर आपको एंट्री पॉइंट बैंक निफ्टी में अच्छा मिलता है दोबारा,
आप तो भी बैंक निफ्टी में बने रहे। एंट्री पॉइंट्स कैसे इंप्रूव किए जाते हैं ये हम आगे आने वाली वीडियोस में एक बार डिटेल में समझेंगे, तो आप ज्यादा इम्पेशेंट मत होइए। ये हम जरूर सीखेंगे कि एंट्री पॉइंट्स कैसे लिए जाते हैं और उसको कैसे अपनी प्रोबेबिलिटी इंक्रीज करने के लिए यूज किया जाता है। मैं आगे जरूर डिस्कस करूंगा। तो इस वीडियो को मैं यहाँ पे अंत करता हूं। अगर आप अब तक हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो आप इस वीडियो को प्लीज लाइक और शेयर कीजिए। इस क्रैश कोर्स को हम इतनी जल्दी कवर करने वाले हैं कि आप कुछ ही वक्त में जितनी थ्योरी है उसको समझ लेंगे, और धीरे धीरे अगर आप मेरी वीडियोस रोज देखते हैं तो जब हम उसको प्रैक्टिकल यूज करेंगे तो आपके लिए बहुत आसान होगा ये पैटर्न्स ढूंढना। फॉर द रिकॉर्ड, ये जो जितना भी कंटेंट है ये एब्सोल्युटली फ्री है और मैं इसको यूज कर रहा हूं in.tradingview.com से। मैं यहाँ पे आपके लिए एक बार लिख देता हूं। तो ये वो वेबसाइट है जो मैं यूज कर रहा हूं। इसमें आपको कुछ नहीं करना, इसमें आपको सिंपली एक बार साइन अप करना है और उसके बाद ये सारा कंटेंट आप बहुत इजीली यूज कर पाएंगे। मैं किसी भी चीज का एंट्री पॉइंट बहुत कम रखना चाहता हूं। ऐसा कुछ भी ना हो जो हम सीखने के लिए पे करें। सीखना, बेसिक सीखना सबके लिए फ्री होना चाहिए इस इंफॉर्मेशन एज में। वही काम मैं कर रहा हूं। तो इसी तर्ज पे मैं इस वीडियो का अंत करता हूं। प्लीज हमारी अगली वीडियो में कैंडल्स को, हॉलो कैंडल्स को और वॉल्यूम हॉलो कैंडल्स को ठीक से जानने के लिए जरूर कंटिन्यू कीजिएगा। धन्यवाद।